हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका सब्जेक्ट का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। और अगर आप बीकॉम एफ से हैं या बीकॉम जी से हैं तो सब्जेक्ट कोड बिल्कुल सेम है, BCOE 141 रहेगा। ये जो है आपका सब्जेक्ट है जिसका कोड इग्नू के अंदर जो BCOE 141 दिया गया है, और इसको आज हम इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो इसको बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको हिंदी में भी समझाती हूँ और इंग्लिश के पॉइंट्स को भी डिस्कस होगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हैं तो कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत कुछ नया आने वाला है। और आपको न्यू वाला टेलीग्राम जो है वो उस पे जो है उसको फॉलो करना है, यानी कि उसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो पुराना वाला है वो अभी वर्किंग में नहीं है। और जो न्यू वाला है वो आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। तो उससे आपको जो एग्ज़ाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट PDF, इम्पोर्टेंट चार्ट, फ्लो चार्ट सब आएँगे वो वहीं पे मिलेंगे। तो उसको जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से है, जिनको ना मिले मुझसे व्हाट्सएप करके लिंक ले लेना। एग्ज़ाम स्टार्ट आपके जून में हो जाएँगे मोस्ट प्रोबेबली। और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का अगर सब्जेक्ट है या सिर्फ़ मार्केटिंग है या मार्केटिंग मैनेजमेंट है या कुछ भी इससे रिलेटेड अगर है, तो यही मात्र आपके कितने क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है। 17 भी नहीं है, टोटल आपको 12 क्वेश्चन करके जाने हैं। 13th क्वेश्चन एंड 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, लेकिन जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो सिर्फ 12 क्वेश्चन करके जाएंगे, उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे। और उसके बाद भी अगर जिनको 12 क्वेश्चन भी ज्यादा लग रहे हों, वो 12 क्वेश्चन भी ना करें, 12 में से कोई भी 5 या 6 अच्छे से करके चले जाना, तो आप आराम से 40-45 मार्क्स, 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो मैं हर तरह का सोल्यूशन आपको अपनी वीडियो में दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों के DU में हैं वो, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी, कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से हैं, सिलेबस सारा यही है, टॉपिक भी यही है, चैप्टर आगे पीछे होंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हमारी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी है, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, MDU है, CRSU है, पटियाला है, राजस्थान है, कुरुक्षेत्र है, कोई सी भी XYZ आपकी यूनिवर्सिटी है। तो इस सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का नाम अगर ऐसा कुछ लगभग है, मार्केटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, या प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, या वट इससे रिलेटेड, मार्केटिंग से कुछ भी रिलेटेड है, तो समझ जाना कि आपके यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपे छपाए दिखने वाले हैं। तो कुछ ये डाउट थे जो मुझे पहले ही क्लियर करने थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता ही रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के साथ। तो 2026 की तैयारी कर रहे हो, 2026 जून या दिसंबर की, तो ये क्वेश्चन अभी से रट्टा मार लो, अच्छे से समझ लो। एक एक चीज मैं अच्छे से डिटेल में कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, PLC क्या होता है। ये इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर। एंड अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। PLC को, PLC बोले तो इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। PLC जो होता है वो डिस्क्राइब करता है द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट टू इट्स डिक्लाइन एंड विड्रॉल। ठीक है। PLC का मतलब क्या है कि जब हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग के बारे में समझते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी ना, कुछ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी ना कुछ स्टेजेस होती हैं। आप सोचोगे ये कैसी स्टेज है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अप जाते हैं, तो ऐसे ही हर एक चीज की अपनी एक स्टेज होती है। और हमारे बिजनेस के अंदर जब कोई प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट आता है इसका, यानी कि वो इंट्रोडक्शन होता है मार्केट के अंदर। जब आता है तो लोग उसे जानते हैं। लेट सपोज कि मैं एग्जांपल लेती हूँ सोप का। सोप बोले तो साबुन। ठीक है, साबुन कोई नया आया है मार्केट में, वैसे बहुत सारे साबुन है, जैसे कि लक्स हो गया, लाइबॉय हो गया, डिटॉल हो गया, या फिर वटेवर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब मान लो मार्केट में कोई नया सोप या नया साबुन कोई आया है, तो वो जब मार्केट के अंदर नया आता है, दैट मीन्स उसको बताना पड़ता है जनता को कि ऐसा कोई साबुन जो है वो मार्केट में आ रहा है। मान लो कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और वो साबुन
नया आया है लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, वो दुकान के अंदर पड़ा रहेगा। और इवन दुकानदार भी उसको लेके नहीं आएगा, छोटे-मोटे दुकानदार तो कभी नहीं लेकर आएँगे भई, क्योंकि भई उसका नाम ही दुनिया ने नहीं सुना या उसके कस्टमर ने उससे माँगा नहीं है, तो वो क्यों लेकर आएगा? तो इसीलिए आप सोचो कि जब कोई सामान कस्टमर तक पहुँचाना होता है, तो सबसे पहले उसकी एड चलानी होती है, उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन हम अ, उसकी न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं या फिर टीवी में जो भी एड्स आती हैं उसके थ्रू हम जो है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड गो थ्रू होने लगते हैं, हमें पता लगने लगता है कि ऐसा कोई साबुन या ऐसा कोई चॉकलेट या बिस्किट मार्केट में आ रही है। फिर आता है डिक्लाइन होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम गो थ्रू कर लेते हैं, चीज़ों को समझ भी लेते हैं और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है, विथड्रॉल हो जाता है। इट हेल्प बिज़नेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखो डिटेल में कराने को मैं एक टॉपिक को, एक एग्ज़ाम्पल को भी 1 घंटे तक समझा सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो बट टाइम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा-सा लेके चलती हूँ, स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़ा डिटेल में ही कराने लगती हूँ, चीज़ों को समझाती हूँ, सो दैट ना आपको सब्जेक्ट आसान लगे, इसीलिए मैं थोड़े अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ, जिससे आप रिलेट भी कर पाओ और मैं काफ़ी डिटेल में कराना चाहती हूँ आप लोगों को, लेकिन थोड़ा-सा मुझे वीडियो भी शॉर्ट रखना होता है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं और उनको एग्ज़ाम टाइम से पहले पढ़ना होता है, तो मेरी वीडियो अगर 5-6 घंटे तक भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि 5-6 घंटे आप लोगों के पास भी होने चाहिए, ठीक है? बाकी आपको लगता है जिनको और अच्छे एग्ज़ाम्पल चाहिए और डिटेल में पढ़ना है, तो वो मेरे साथ फिर अपने मेरे ऐप पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और 1 टू 1 वाली क्लास ले सकते हैं। ठीक है? बाकी मैं अभी जो है सारे बच्चों को देखते हुए करवाऊँगी। तो इट हेल्प बिज़नेसेस प्लान मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन इफेक्टिवली एट ईच स्टेज मतलब ये ना जो पीएलसी है ना वो हमारे बिज़नेस के प्लान में मदद करता है। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाने में, उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कराने में, प्रोडक्शन कराने में, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रमोशन करना है इफेक्टिवली तरीके से हर एक स्टेज का ये पीएलसी हमें बताता है। अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, स्टेज समझो सब समझ आएगा। सबसे पहले पीएलसी की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड वन इज़ ग्रोथ, थर्ड आती है मैच्योरिटी एंड फोर्थ आती है डिक्लाइन। ठीक है? तो ये 4 स्टेजेस यहाँ दी गई हैं और नीचे डायग्राम भी बना हुआ है। डायग्राम ज़रूर बना के आना है पेपर में, फिर बता रही हूँ। और जिन बच्चों ने वन शॉट नहीं देखी, प्लीज़ वन शॉट भी देख लेना क्योंकि जो एग्ज़ाम सेट कर रहे हैं, वो आजकल थोड़े से अवेयर हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। तो वो हो सकता है क्वेश्चन को ऊपर-नीचे कर दें, घुमा-फिरा दें 1-2 तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और वन शॉट भी देख के जानी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज जो होती है उसमें प्रोडक्ट जो हुआ है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, सेल इसकी कम रहेगी, प्रॉफिट जो है मिनिमल बहुत नेगेटिव होगा क्योंकि नया-नया आया है, अभी कोई खरीदेगा नहीं, अभी लोग सिर्फ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हैवी एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कि अभी जो बना रहा है प्रोडक्ट जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी है उसका काफी एक्सपेंस होगा प्रमोशन करने में क्योंकि अभी वो जितना ज्यादा प्रमोट करेगा उतना आगे जाएगा और अभी तो जेब से उसके पैसे लग रहे हैं एडवर्टाइजिंग करने में। मकसद क्या है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग कस्टमर यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें पैसा कमाना मकसद नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ये मकसद नहीं है जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में जान लें, इतना ही काफ़ी है। सेकंड आता है इसके फीचर, हाई प्रमोशन कॉस्ट होती है, लिमिटेड कंपटीशन होता है, कंपटीशन अभी नॉर्मल है क्योंकि नया-नया आया है। फोकस ऑन प्रोडक्ट अवेयरनेस, हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट के अवेयरनेस पे है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर तक पहुँच जाए, उसके दिमाग तक पहुँच जाए कि बस ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है। जैसे आप मैंने अभी सोप का एग्ज़ाम्पल दिया है, बिस्किट का व्हाटएवर जो भी है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि इसमें सेल्स जो होती है वो इंक्रीज करती है, बिल्कुल बहुत तेजी से करती है। प्रॉफिट भी राइज करता है क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, कॉम्पिटिटर एंटर करने लगते हैं क्योंकि जब देखते हो ना कि मान लो ये दुकान वाला अगर दिन में सारा दिन कस्टमर इसके खड़े रहते हैं तो आसपास के लोग सोचते हैं जब ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में भी आता है कि मैं भी कुछ ऐसा खोल लेता हूँ, तो ये हो गया ना इसका कॉम्पिटिटर, इसको देख के फिर ये, तो यही कंपटीशन चला आ रहा है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर एंटर कर जाते हैं। जब सेल्स दिखती है, पैसा दिखता है, लोगों की ग्रोथ दिखती है, तो कॉम्पिटिशन अपने आप शुरू हो जाता है। अब मैं ना आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ना एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आ रहा है और मैंने ये अपने आस-पास भी देखा है, ठीक है? मैं नाम तो नहीं लूँगी, ना जगह का नाम लूँगी और ना ही दुकान का नाम लूँगी क्योंकि मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन तो नहीं कर रही। बस मेरा मकसद आपको पढ़ाना है और जो रियल एग्ज़ाम्पल मैं डेली लाइफ़ में देखती हूँ, वो आपको बताना है। तो आपने अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल जो मैं बताने जा रही हूँ उससे देखा हो, उससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट करना।
तो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब हुए होंगे 8 से 10 दिन, मैंने ऐसा कुछ देखा था। कॉम्पिटिशन का ये वो एग्ज़ाम्पल है। जैसे हुआ क्या, जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ, वहाँ पर क्या है, एक ना केमिस्ट की शॉप थी, ठीक है? अब उस केमिस्ट की शॉप पर अकेले तो केमिस्ट की जो शॉप है वो नहीं चलती है, उसे अपने नीचे अपने वर्कर रखना पड़ता है। तो एक वर्कर रख रखा था जो कि 10 ईयर से उसके पास काम कर रहा था। यानी कि जो मालिक था, मालिक ने अपने नीचे एक एम्प्लॉयी रख रखा था जो कि 10 सालों से उसी की दुकान में काम कर रहा था और अच्छी खासे काम कर रहा था। उसको नॉलेज भी अच्छी हो गई थी दवाइयों की, कि कौन से जो मतलब प्रोडक्ट पे जैसे दवाइयाँ देख के वो दे देता था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। फिर उसने सोचा कि जब मुझे इतना दिमाग आ ही चुका है तो क्यों ना मैं दुकान खोल लूं। बट उसके माइंड में एक क्वेश्चन था कि वो अगर किसी नई जगह पे जाके ओपन करता है तो उसको नई जगह पे जाएगा तो इतनी जल्दी बिजनेस नहीं मिलेगा, और जहां वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको वहां पे ऑलरेडी जो है कस्टमर जानते भी हैं और उसकी जो मार्केट है वो वहां बन जाएगी। तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया कि जिस वो दुकान पे काम कर रहा था उसके जस्ट सामने ही एक उसने दुकान खोल ली है, और जितना डिस्काउंट वो देता था जहां वो काम कर रहा था, वो अपने कस्टमर को, मतलब जिसके वहां वो नौकरी कर रहा था उसके वहां कस्टमर को सिर्फ 10% डिस्काउंट दिया जाता था। अब उसने क्या करा है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वहां 25 से 30% यानी 25-30% का डिस्काउंट लिख दिया और उसके सामने ही दुकान खोल ली है। तो आप सोचो उसके सारे कस्टमर जितने भी होंगे वो सारे डिवाइड होने शुरू हो गए। क्यों डिवाइड हुए? क्योंकि उसने कस्टमर का जो पॉइंट है वो पकड़ लिया, यानी जहां 10% है वहां 30% है, और उसकी गुडविल ऑलरेडी पहले बनी हुई थी, कस्टमर उसको जानते ही थे। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन इतने हाई लेवल पे है, इस वक्त पीक पे है। हमें ये नहीं पता कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो आगे जाके ऐसा करेगा, ठीक है? तो मैंने एग्जांपल देखा था और मेरे माइंड में था, अभी मैंने आपको वो बताया ही है। आपने कुछ ऐसा देखा तो मुझे बताना। नेक्स्ट आता है फीचर्स, आता है इंक्रीजिंग डिमांड। इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेच्योरिटी स्टेज, क्या होती है? मेच्योरिटी स्टेज में आता है सेल्स रीच दे पीक एंड स्टेबलाइज, मार्केट बिकम सैचुरेटेड, प्रॉफिट बिगिंस टू डिक्लाइन ड्यू टू कंपटीशन। अब सोचो उस केमिस्ट का मैं एग्जांपल लेती हूँ भाई, जिसकी दुकान पे वो काम कर रहा था, अब उसकी सेल में फर्क आ जाएगा। जो उसके कस्टमर थे वो डिवाइड होने शुरू हो गए, यानी कि 25% वाले डिस्काउंट में भाग गए वो तो यानी कि जो कंपटीशन था जिसकी वजह से प्रॉफिट उसका डिक्लाइन हो गया। अगर उसकी दिन की सेल 10,000 रुपए थी तो अब हो सकता है कि वो 5,000 होती हो, 7,000 होती हो। तो इस तरीके से फर्क आना शुरू हो जाता है, ठीक है? फोकस ऑन डिफरेंशिएशन एंड कस्टमर रीअटेंशन, तो ये फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि डिक्लाइन स्टेज होती है। डिक्लाइन में क्या होता है, सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल ड्यू टू मार्केट सैचुरेशन। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स और प्रॉफिट जो है वो दोनों ही गिर गए हैं मार्केट की सैचुरेशन देख के। न्यू टेक्नोलॉजी के आने से चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। अभी तो सिर्फ एग्जांपल था सिर्फ दवाइयों का, अगर मैं किसी फूड का एग्जांपल लेती हूँ, लेट सपोज फूड में भी कंपटीशन है, तो डिक्लाइन में क्या होता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज होने लग जाता है। तो कस्टमर का टेस्ट क्यों बदलने लगता है, कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, मार्केट की सिचुएशन नहीं समझेंगे, कस्टमर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कस्टमर का टेस्ट भी बदलने लगता है। जैसे कि कोई समोसे की दुकान है, वो पहले बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन उसके सामने जो है समोसा सस्ता मिल रहा है और उससे अच्छा मिल रहा है, तो कस्टमर का टेस्ट बदल गया, कस्टमर वहां चला गया, तो इससे सेल्स एंड प्रॉफिट गिर जाता है। तो बेसिकली ये इस तरीके का डायग्राम रहेगा, और मैंने वन शॉट में ऐसे हाथ से बना के दिखाया हुआ, तो आप वहां से भी देख सकते हो। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रोथ है, फिर मैच्योरिटी है, फिर डिक्लाइन है, तो इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंस में क्या आता है, पीएलसी का क्या फायदा है, अगर हम पीएलसी के बारे में जानते होंगे तो हमें पता होगा ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताता है, प्राइस बताता है, प्रमोशन बताता है, प्रोडक्शन कितना करना है सब बताता है। फोरकास्टिंग भी कर लेता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, अभी कौन सी स्टेज पे है, इंट्रोडक्शन फेज में है, ग्रोथ में है, डिक्लाइन में है, या फिर मेच्योरिटी में है। तो टाइमली हमें इनोवेशन करना पड़ता है, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, मॉडरेट होना पड़ता है, मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट और ग्रोथ उसी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्केटिंग एंड सेलिंग का। कई बार क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि दोनों चीज़ें सेम है बट दोनों ही अलग-अलग है। मार्केटिंग में एक छोटे से वर्ड से अपने एग्जांपल से समझाती हूँ। मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको पहचान करवा रहे हो और अपने कस्टमर को जो है सैटिस्फाई कर लो। सेलिंग का मतलब सिंपल सा, आपने जो सामान खरीदा और वो कस्टमर को बेच दिया, वो सेलिंग होता है।
मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखी है यहाँ, ब्रॉड प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर की नीड को पहचानता है कि कस्टमर क्या लेना चाहता है, मार्केट में लेना क्या चाहता है, एंड उस तरह का प्रोडक्ट बना के कस्टमर को जो है सेटिस्फाई करा जाता है और उससे पैसा कमाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। तभी कई लोग मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, और जिन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा करा है ना, तो समझ लेना कि काफी आगे बढ़ चुका है वो इंसान। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इंस्टाग्राम का मैं एग्जांपल देती हूँ। इंस्टाग्राम में क्या है, मार्केटिंग ही हो रही है प्रोडक्ट की। यानी कोई अगर कोई सामान, कोई कुर्तियां बेच रहा है, कोई सूट बेच रहा है, कोई अपनी सर्विस दे रहा है, दैट मीन्स वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक पहुंचा रहा है कि ऐसा कुछ ब्रांड है, बार बार ऐड चलानी, बार बार उस एरिया में ऐड आएगी, बंदे को दिखेगा, फिर इंसान भी सोचता है कुछ नया क्रिएटिव है तो चलो जाके विजिट ही कर लेते हैं, तो उससे प्रॉफिट भी कमाया उसने। तो मार्केटिंग है, यानी उन्होंने एड पे अगर खर्चा करा है, प्रमोशन पे खर्चा करा है, तो उसका फल मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा। सेलिंग में आता है कि कस्टमर के लिए सामान खरीद के जो है हमने बेचा है, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दिया और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड कर लिया। स्कोप क्या है मार्केटिंग का, कि मार्केट रिसर्च इंक्लूड होती है, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होता है, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होता है। कस्टमर ओरिएंटेशन की बात करूं, फोकस ऑन व्हाट द कस्टमर वांट, कस्टमर चाहता क्या है वही सामान लाके दे दो। फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी पे काम किया जाता है, मेक व्हाट द मार्केट वांट ऑफ द नीड बायर, बायर की नीड को पकड़ो, लॉन्ग टर्म उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर दो। और सेलिंग में क्या होता है, सेल्स को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें सामान को बेचना है, ट्रांसफर करना है, बायर तक पहुंचाना है, फोकस करना है ऑन व्हाट द कंपनी हैज, कंपनी के पास क्या है, फोकस ऑन सेल वॉल्यूम, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ध्यान देगा, एंड सेलर की नीड पे भी ध्यान देगा। सेलर की नीड पूरी हो गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ हो जाएगी, और यही हमारा सेलिंग कहलाता है। आई होप आपको क्लियर है, ये तो इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पाथ और अ रूट थ्रू विच गुड्स एंड सर्विस मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। जो सामान बना रहा है उसको हम प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। जहां सामान बना और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गया, उस पाथ को हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि सामान जहां बनता है वहीं पे नहीं बिक सकता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, यहाँ पे अगर कोई पेन बना या फिर कोई पेंसिल बनी, तो यहीं पे पड़ी नहीं रहेगी, वो आगे कंज्यूमर तक जाने के लिए जो रूट है ना, रूट, उसी को हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहला आता है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये स्टोरेज भी करना पड़ता है। कई बार सामान जो है जिस दिन प्रोडक्शन हुआ है उसी दिन नहीं बिक जाता, उसको टाइम लगता है, उसको हमें जो है स्टोर करके रखना पड़ता है वेयर हाउस में। फाइनेंसिंग है, इंटरमीडियरी समथिंग प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, कुछ उधार की फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, क्योंकि जो बनाता है वो ज्यादातर उसकी उधारी चलती है, वो अपने होलसेलर को जो है कुछ सामान उधार पे देता है। एंड रिस्क भी उसको बियर करना पड़ता है, जैसे कभी आग लगना, चोरी होना, प्राइस का गिरना, ये सब रिस्क भी बियर करने पड़ते हैं। प्रमोशन भी करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, फीडबैक भी लेना पड़ता है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला आता है डायरेक्ट चैनल। ये आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट चैनल में आता है जीरो लेवल चैनल, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, जैसे फैक्ट्री आउटलेट है, ऑनलाइन सेल्स है, डोर टू डोर सेलिंग है, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं आता। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो है वो कंज्यूमर को सामान बेच देता है। जैसे आपके घर में कोई सर्फ एक्सेल लेकर आया, सर्फ एक्सेल का भी एग्जांपल छोड़ो आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फैक्ट्री आउटलेट का। ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन सेल इज द बेस्ट। जैसे अमेजोन से आपने कोई सामान मंगाया, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट चैनल है। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या है, लो कॉस्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर है, क्विक फीडबैक मिल जाता है। बुराई क्या है, लिमिटेड रीच होती है, हाई मार्केटिंग एफर्ट लगाने पड़ते हैं प्रोड्यूसर को। सेकंड आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में क्या आता है, वन लेवल चैनल भी इसे बोलते हैं। इसमें सिर्फ बीच में एक बंदा आता है जिसका नाम है रिटेलर। जैसे आप कोई स्टेशनरी से सामान लेने जाते हो ना, बीच में रिटेलर आता है, जैसे प्रोड्यूसर ने रिटेलर से लिया, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेच देगा। जैसे ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव गुड्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, गारमेंट्स हो गया, ये सब चीजें। टू लेवल में दो लोग बीच में आते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाता है, ये लिखा, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर। तो ये हमारा टू लेवल है। थ्री लेवल में कौन आता है, एजेंट आ जाता है बीच में। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी ना,
जैसे कि सर्फ एक्सेल का हो गया या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो एजेंट पकड़ते हैं। या फिर और जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमवे वगैरह, तो वो एजेंट जो पकड़ती है ना, वो सारे 3 लेवल होती है कि उसके थ्रू सामान बिक जाएगा। एजेंट कन्विंस करता रहता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को? तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल गुड्स नीड शॉर्ट चैनल्स। मार्केट साइज में आता है लार्जर मार्केट रिक्वायर लॉन्गर चैनल्स, जितना बड़ी मार्केट होगी उतना लंबा चैनल होगा। एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में आता है स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर में सेल डायरेक्टली, जो स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना सामान जो है वो डायरेक्टली बेच देते हैं, उनको बीच में कोई नहीं चाहिए। कस्टमर का टाइप कैसा होगा? बायर प्रेफर्ड डायरेक्ट चैनल। और जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं ना, वो ज्यादातर डायरेक्ट चैनल ढूंढते हैं, मीडिएटर नहीं ढूंढते। कंपटीशन में भी काफी हाई है, मेन नीड्स ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फायदे वही हैं कि गुड्स अवेलेबल होना चाहिए, सही टाइम पे मिल जाए, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट एक्सपेंशन है, इससे कस्टमर कन्वीनियंस बिल्ड होती है, ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है। मार्केटिंग वर्कलोड फॉर प्रोड्यूसर कम हो जाता है क्योंकि सामान बिक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का मार्केटिंग मिक्स का एंड प्रमोशन मिक्स का। तो मार्केटिंग मिक्स बोले तो इसमें आते हैं 4 P's आते हैं आपके, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस, प्रमोशन। आप किसी भी प्रोडक्ट को, पहले आपको प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसका प्राइस डिसाइड करना है, फिर उसकी जगह डिसाइड करनी है, फिर उसका प्रमोशन डिसाइड करना है। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग मिक्स में आती हैं। कंप्लीट सेट ऑफ मार्केटिंग टूल, ये 4 टूल होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अपने मार्केटिंग के उद्देश्य पूरे करने के लिए, अपने को ग्रोथ में लाने के लिए। स्कोप क्या है मार्केटिंग का? ऑल एक्सपेक्ट ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर कस्टमर वैल्यू थ्रू बैलेंस स्ट्रेटजी, यानी कस्टमर की वैल्यू को पकड़ना, डिलीवर करना उसको प्रोडक्ट सही टाइम पे, ये सब आता है इसके अंदर। एक एग्जांपल है, अ कंपनी डिसाइडिंग व्हाट प्रोडक्ट टू लॉन्च, व्हाट प्राइस टू सेट, वेयर टू सेल एंड हाउ टू प्रमोट इट। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। यानी कि जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, किस प्राइस पे आना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए और कैसे इसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में आता है 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। इसमें होता है एडवर्टाइजिंग, पहले आप उस प्रोडक्ट का पहचान कराते हो मार्केट में, फिर सेल्स प्रमोशन करते हो कि सेल का प्रमोशन कैसा होगा, पर्सनल सेलिंग होती है, पब्लिक रिलेशन होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो यानी कि प्रमोशन मिक्स को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्रमोशन मिक्स जो होता है इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स का ही पार्ट है जो कि डील करता है हमारे, टारगेट करता है, कम्युनिकेट करता है एंड प्रमोट करता है प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। नैरो इन स्कोप, फोकस ओनली ऑन प्रमोशनल एक्टिविटी। ये ना मतलब फोकस करता है हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस ओनली ऑन हाउ टू प्रमोट और कम्युनिकेट द प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी कस्टमर तक हमें जो है वो प्रोडक्ट को, यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोले हम तो ये हमारा कम्युनिकेटिव होता है। फोकस करता है कि कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को पहचान करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी यूजिंग टीवी एड, मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल दिया था टीवी एड का। सोशल मीडिया कैंपेन्स जो चलाते हैं ना, जैसे फेसबुक पे ऐड आ रही है, इंस्टाग्राम पे आ रही है, ठीक है, और डिस्काउंट हो गया, इससे सेल बढ़ती है। इतना बहुत है, सफिशिएंट है ये। और जिनको इतना नहीं पढ़ना वो बस इतना कर लेना, वो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि अभी तक हमने 4 क्वेश्चन समझ लिए हैं, उसमें से ये 5th क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। यानी कि जो कंज्यूमर के डिसीजन मेक करने का तरीका होता है वो मार्केटर को जानना होता है, उसका एक प्रोसेस जानना होता है। तभी मार्केटर जो है वो डिसाइड कर पाता है कि उसे मार्केट में कौन से प्रोडक्ट लेकर आने हैं और कौन से नहीं लेकर आने, और किस टाइम पे लाने हैं, किस प्राइस पे लाने हैं, किस क्वांटिटी एंड क्वालिटी के साथ लाने हैं। तो ये मार्केटर को जानने के लिए ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। यानी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप अ बायर गोज थ्रू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि जो बायर के सामान खरीदने से पहले की जो प्रोसेस होता है, डिसीजन मेक का तरीका होता है, या जब वो खरीद रहा होता है, या फिर वो जब उस प्रोडक्ट या सर्विस को ले लेता है, तो उसके क्या तरीके हैं। तो ये मार्केटर को काफी हेल्प करते हैं। हाउ कंज्यूमर मेक बाइंग चॉइसेस एंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर।
तो इसके स्टेप्स हैं, नंबर 1 स्टेप इज प्रॉब्लम एंड नीड रिकग्निशन, यानी कि हम सामान कोई क्यों खरीदते हैं। अगर आप एज अ कंज्यूमर की बात करें तो जो एक कंज्यूमर होता है या बायर होता है वो सामान क्यों खरीदता है, यानी कि उसको उस चीज की नीड है या फिर उसके पास वो चीज खत्म हो गई है या फिर उसको वो चीज चाहिए। द प्रोसेस बिगिन व्हेन अ कंज्यूमर रियलाइज अ नीड और प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अ सोल्यूशन, यानी कि उस कंज्यूमर को, एक्चुअल कंज्यूमर को नीड होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ उसको उसकी जरूरत है या उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका उसको सोल्यूशन चाहिए। अब नीड में क्या आता है, द नीड कैन अराइज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। अब जो हमारे नीड होती है वो दो तरीके से होती है, नंबर 1 इज इंटरनल एंड सेकंड 1 इज एक्सटर्नल। इंटरनल में आता लाइक हंगर, ठीक है, थर्स्ट, तो ये सारी चीजें होती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है एडवर्टाइजिंग हो गया, पीयर सजेशन हो गया, ये सब आता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो फीलिंग हंग्री, रियलाइजिंग द नीड फॉर फूड, कि अगर किसी इंसान को भूख लगी है तभी वो कुछ ऑर्डर करेगा, अगर उसको घर का खाने का मन नहीं है तो बाहर का कुछ ऑर्डर करेगा या फिर बाहर से लेकर आएगा। दैट मीन्स उसको भूख लगी है, दैट मीन्स उसको रियलाइज हो रहा है कि उसको खाने की जरूरत है, भूख लगी है। दैट मीन्स ये भी जो है वो उसके डिसीजन मेक का तरीका है। सेकंड जो आता है वो आता है इंफॉर्मेशन सर्च। जब भी हमें कोई चीज खरीदनी होती है, कोई सर्विस लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी नीड को पहचानते हैं, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन सर्च करी जाती है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड, की अगर हमने किसी की, कंज्यूमर की नीड को पहचान लिया। मैं यहाँ बात कर रही हूँ मार्केटर की, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आता है जो मार्केटर होता है वो कंज्यूमर के ऊपर पूरी स्टडी कर रहा है, ठीक है, सो दैट ही वो मार्केट में जो है वो लंबे समय तक चल पाएगा। सो अभी यहाँ पर जो मार्केटर है वो यहाँ पर जो है नीड जो है वो पहचान चुका है। उसके बाद क्या है, जो कंज्यूमर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन सेटिस्फाई इट, यानी कि जब इंसान को, कंज्यूमर को उस चीज की जरूरत जब पड़ गई, नीड हो गई, तो वो क्या करेगा, उसने सोचा कि उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर ली जाए। जो सर्च है वो किस तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जैसे कि सर्चिंग ऑनलाइन फॉर नियर बाय रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी ऑप्शंस। अगर मान लो कि उस पर्सन को भूख लगी है, उसे कुछ खाना है, उसी का एग्जांपल मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। सर्चिंग ऑनलाइन फॉर नियर बाय रेस्टोरेंट, यानी कि उसने अपने आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो ऑनलाइन कौन कौन से नियर बाय उसके रेस्टोरेंट है उसने उसको सर्च किया। और सेकेंडली उसने फूड डिलीवरी ऑप्शंस भी देखे कि फूड डिलीवरी के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उसका जो सफर है वो यहाँ तक पहुंच गया है, तो यानी कि वो इंफॉर्मेशन सर्च में आ गया है। और ये सारी इंफॉर्मेशन कौन पढ़ रहा है, ये सारा मार्केटर जो होता है वो समझ रहा है कि कंज्यूमर जो है उसकी थिंकिंग शुरू होती है, पहले नीड शुरू होती है, फिर वो चीजों को उसके बारे में पढ़ता है। उसके बाद थर्ड आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, जिसमें आता है कंज्यूमर कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ब्रांड बेस्ड ऑफ फीचर, प्राइस, क्वालिटी एंड रिव्यूज। द गोल इज टू चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट मीट्स देयर नीड्स एंड फिट देयर बजट। अभी आपको समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, इसके आगे का जो एग्जांपल है वो समझो तो आपको थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। कंपेयरिंग डोमिनोज पिज्जा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अभी तक क्या है कि उसने डिलीवरी ऑप्शंस देखे, फिर वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है डोमिनोज के पिज्जा को एंड पिज्जा हट हो गया, इन दोनों ही पिज्जा से वो कंपैरिजन कर रहा है ना लोकल रेस्टोरेंट बिफोर डिसाइडिंग। यानी कि यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है जो कि आप डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हो। यानी कि क्योंकि देखो भाई, डोमिनोज का पिज्जा अपने अलग लेवल पे है, पिज्जा हट का अलग है, तो दोनों के टेस्ट में फर्क है, तो वो दोनों के पिज्जा में कंपैरिजन कर रहा है, तो यानी कि वो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव में आता है। फोर्थ आता है परचेज डिसीजन, की अब क्या है यहाँ पे परचेज का वो डिसीजन लेने वाला है, यानी कि डिसाइडिंग टू ऑर्डर अ पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज। अब वो डिसाइड कर चुका है कि उसको पिज्जा कहाँ से लेना है, उसने पहले रेटिंग्स देखे, रिव्यूज देखे, हर चीज के बारे में पढ़ा थोड़े बहुत, ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि उसको पिज्जा जो है वो डोमिनोज से ऑर्डर करना है।
आफ्टर इवेलुएटिंग द ऑप्शन द कंज्यूमर मेक अ फाइनल बाइंग डिसीजन, वो इस स्टेप में ले लेता है। फैक्टर सच एज ब्रांड प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी, डिस्काउंट, सोशल इन्फ्लुएंस। यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आजकल हर जो काफी सारे कंज्यूमर बहुत अवेयर है, बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि वो ब्रांड को लेके बहुत अवेयर हैं, और उनका गेट टुगेदर जब होता है तो वो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि किस प्रोडक्ट में हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अवेलेबिलिटी किसकी है, सोशल इन्फ्लुएंस कितना है, लोग उससे कितना इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, तो वो उस चीज को भी देख करके बाइंग डिसीजन फाइनल ले लेता है। नेक्स्ट जो आ जाता है, वो आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसमें क्या होता है, आफ्टर बाइंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट द कंज्यूमर इवेल्युएट सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन विद द परचेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पिज्जा वॉज डिलीशियस, द कंज्यूमर में ऑर्डर अगेन एंड अगेन, इफ नॉट दे विल स्विच ब्रांड। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप भी सोचो कि आप कोई भी ब्रांड का या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेते हो, तो उससे अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो यू कैन गो अगेन एंड अगेन, एंड यू कैन ऑर्डर अगेन एंड अगेन, ठीक है। इफ नॉट, तो दे विल स्विच द ब्रांड। यानी कि अगर उसको पिज्जा अच्छा लगा तो भाई वो बार बार मंगवा सकता है, और उसको ध्यान में आएगा कि चलो डोमिनोज से मंगाते हैं। बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो उस ब्रांड को स्विच करके अनदर फिर नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोडक्ट पे सर्च करेगा। तो ये हर एक प्रोडक्ट में और हर एक सर्विस में ये जो प्रोसेस है वो काम करता है। ये इसका डायग्राम है, इस तरीके से आप इसका फ्लो चार्ट भी है, बना सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट आता है इसके जो इंपॉर्टेंस है ना, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। तो सबसे पहला वही है कंज्यूमर की नीड का होना, फिर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज लगाना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बिल्ड करना, ब्रांड की लॉयल्टी, एंड फोर्थ वन इज फॉरकास्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड्स। और मार्केटर को ना, ये मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये 4 पॉइंट, कि पहले मार्केटर कंज्यूमर की जरूरत को समझता है, फिर एडवर्टाइज करता है अपने प्रोडक्ट को लेके कि ये प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन वो बिल्ड करने की कोशिश करता है मार्केटर, ब्रांड की लॉयल्टी भी मैटर करती है, एंड फोर्थ वन इज फोरकास्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टारगेटिंग। टारगेटिंग होता क्या है? टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर मार्केट सेगमेंट दैट अ business want to serve and focus its marketing efforts on. After identifying different market segment, the company chooses one or more segment to target with a suitable marketing mix. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, 4 P's है जो मार्केटिंग मिक्स के, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टारगेटिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को ना सिलेक्ट करते हैं, दैट अ बिजनेस वांट टू सर्व, एंड फोकस करा जाता है, पूरा मार्केटिंग का एफर्ट लगाया जाता है और उस पर फोकस किया जाता है। नहीं समझ आया, एक एक स्टेप समझो। सबसे पहला जो इसका स्टेप आता है टारगेटिंग प्रोसेस का, वो आता है मार्केट सेगमेंटेशन। यानी द मार्केट इज द फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज, इनकम, लोकेशन, लाइफस्टाइल, एक्सेट्रा। अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी मार्केटिंग जब होती है ना, तो हमारा जो मार्केट का सेगमेंट होता है ना, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है एज के हिसाब से। क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो आपने कभी देखा है कि 70 साल का बूढ़ा जो बंदा होता है वो चीजें इतनी नहीं बाय करता जितना कि एक यूथ चीजों को खरीदता है, क्योंकि वो उसका एज फैक्टर है। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सामान कौन सी कैटेगरी का देखने को मिलता है? क्योंकि जो जो जेंजीज होते हैं, जो कि अभी 20s की एज में है, 30s की एज में, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो उनका जो बाइंग बिहेवियर होता है बहुत फास्ट होता है। और यही मैं कंपैरिजन करूं किसी बच्चे का, तो वो टॉय वगैरह ये छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं, बट वो अभी इतने कैपेबल नहीं है कि खुद अपने डिसीजन ले, और उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है जितना कि यूथ का है। तो उसमें लोग ज्यादा जो है मार्केटिंग करते हैं और उससे ज्यादा रिलेटेड बिजनेस करते हैं। इनकम भी डिपेंड करती है, लोकेशन भी मैटर करती है, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। वो मार्केट सेगमेंटेशन में आता है। सेकंड आता है इवैल्यूएटिंग द सेगमेंट, कि आपने उस सेगमेंट को कैसे इवैल्यूएट किया। ईच सेगमेंट इज एनालाइज्ड फॉर इट्स साइज, ग्रोथ पोटेंशियल, कंपटीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
यानी कि हर एक सेगमेंट को हमने एनालाइज किया उसके साइज के हिसाब से कि साइज छोटा है या बड़ा है या मीडियम है, ग्रोथ पोटेंशियल हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। थर्ड आता है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। कंपनी चूजेस द मोस्ट सुटेबल सेगमेंट टू फोकस। कंपनी ने डिसाइड करती है कि उसको किस सेगमेंट में ज्यादा फोकस करना है एंड द टारगेट मार्केट। फोर्थ आता है डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स, यानी कि जो कंपनी डिजाइन स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अपील टू द टारगेट ग्रुप। यानी कि कंपनी डिजाइन करती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को और उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाती है किस किस तरीके से ये प्रोडक्ट बिकेगा, मार्केट में आएगा, लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगा, ये सब चीजें। इतना सफिशिएंट है, ठीक है। एंड इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं डिफरेंट सेगमेंट के, जैसे डाइट कोक फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। कई लोग क्या होते हैं कि उनको लगता है कि उन्हें कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए पीने के लिए, बट उन्हें लगता है कि हमें शुगर इनटेक नहीं करना, तो उनके लिए डाइट कोक बनाई गई है जो कि हेल्थ कॉन्शियस है कि हाँ भाई उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में मिल गई विदाउट एनी शुगर। और कोको कोला जो है जीरो, कोको कोला जीरो भी आती है फॉर यंग अडल्ट, ये सिर्फ यंग अडल्ट के लिए बनाई गई। स्प्राइट्स जो है वो टीनेजर्स के लिए, मतलब ये ऐसे कैटेगरी में बांटा गया है। बाकी पी तो कोई भी सकता है, बाकी जो ज्यादा डाइट कॉन्शियस होता है वो कोक वोक ये सब चीजें नहीं लेते हैं। बट हाँ अगर मन करे तो फिर वो जो जीरो कैलोरीज वाली होती है वो ले सकता है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 7 है पैकेजिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और डिफरेंस में भी, और डेफिनेशन फीचर कुछ भी आ सकता है इसका। तो मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि ये जो है सारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट कंटेनर्स, प्रोड्यूसिंग कंटेनर और रैपर्स फॉर अ प्रोडक्ट। देखो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है जब वो बन जाता है तो जब हम उसे मार्केट में बेचने लगते हैं तो उसकी पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का बेस्ट एग्जांपल है। अब कोक जो है वो कहीं ना कहीं किसी बॉटल में आएगी या फिर किसी कैन में आएगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ड्रम भर के रख दिया है और हम उसको पॉलिथीन में जाकर ले रहे हैं या फिर किसी पतीले में जाकर ले रहे हैं, वो सब चीजें नहीं हो सकती ना। ये ऑलरेडी पैकेजिंग है, उस वही पैकेजिंग का पार्ट है। तो यही छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया ना वो आप लिख सकते हो ताकि आपने एग्जाम में याद रहेगा कि मैम ने कोक वाला एग्जांपल दिया था। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर्स और रैपर, की आपने उस प्रोडक्ट को कैसे रैप किया, ठीक है। कंटेनर चाहिए होते हैं जैसे कि वो जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, यानी वो प्रोटेक्ट रहे, हम पहचानेंगे कि उस प्रोडक्ट में क्या चीज की जरूरत है जिससे कि वो वेस्टेज ना हो एंड वो प्रोटेक्ट रहे। प्रोटेक्शन में आता है सेफगार्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज से वो बचाएगा। कन्वीनियंस में आता है मेक हैंडलिंग, स्टोरेज एंड यूज अर्लियर, यानी कि जल्दी से जल्दी यूज हो, हैंडलिंग स्टोरेज वगैरह जो है वो कन्वीनियंस का ही पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन में हम पहचानते हैं, कस्टमर रिकॉग्नाइज द ब्रांड, कि कस्टमर ना उस ब्रांड को पहचानने लगता है। जैसे कि मान लो कि हमारा जो कोक है, ठीक है, अब छोटे बच्चे से भी आप पूछोगे ना कि हाँ भाई कोक जो है जो कैन में कौन कौन से आते हैं, मतलब वो फटाफट बता देगा कि हाँ भाई कोको कोला आती है या डाइट आता है। तो ये डाइट तो यानी कि वो दूर से चीजें जो हैं वो ब्रांड को आइडेंटिफाई कर रही हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन दे रही है। प्रमोशन में आता है अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंक्रीज सेल्स अपेयर, कि अगर कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी है तो वो क्या करेगी, अपनी पैकेजिंग काफी अट्रैक्टिव करेगी सो दैट कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हो। फिफ्थ आता है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डिटेल लाइक इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट एंड यूज इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन में आता है कि जैसे कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या क्या चीजें चेक करता है, हर कोई तो नहीं करता, लेकिन जो चीजों को लेके अवेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, एक्सपायरी डेट क्या है और उसको कैसे यूज करना है, उसके इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दे रखे होते हैं और ये हमारा मस्ट है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग के ना कुछ टाइप्स होती है, जैसे कि सबसे पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आता है जैसे कि सिर्फ एक ही पैकेजिंग होल्ड होती है, इसमें डायरेक्टली होल्ड द प्रोडक्ट, जैसे कि टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब ये क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर कोलगेट है, यानी वो प्राइमरी है। सेकेंडरी पैकेजिंग होती है आउटर कवर ऑफ बॉक्स,
कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ टूथपेस्ट, आपने देखा होगा कि जब आप कोई टूथपेस्ट लेकर आते हो तो उसके अंदर दो होती है, यानी कि सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। फर्स्ट तो होती है प्राइमरी, जो कि ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर कोलगेट है, बट वो जो डब्बे के अंदर जो ट्यूब है वो सेकेंडरी है। और टर्चरी में क्या आता है, यूज फॉर बल्क हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट, यानी कार्टून बॉक्स फॉर शिपिंग। ये जो बड़े बड़े जो कार्टून बॉक्स होते हैं जिसमें बड़ा सारा सामान जाता है, बल्क हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। तो उसमें काफी सारी चीजें होती है कि पहले कार्टून बॉक्स होगा, फिर उसके अंदर पैकेजिंग होगी प्राइमरी सेकेंडरी कई तरह की, फिर उसके अंदर छोटा सा कोई डब्बा या जो भी सामान होगा वो सब होगा। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ब्रांड इमेज बिल्ड होती है, सेफ्टी एंड हाइजीन रहता है, इंश्योर रहता है, इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजन, कि हमें पता लग जाता है कि वो डिसीजन ले लेता है कि हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना। प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग तो आपको पता ही है, कोई भी प्रोडक्ट का जो अमाउंट ऑफ मनी है, 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का, तो उस प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस है। प्राइसिंग में क्या आता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंपनी की सेल को, प्रॉफिट को, ग्रोथ को, मार्केट की पोजीशन को। कि अगर मान लो किसी कंपनी ने नया टूथपेस्ट बनाया अपना ही ब्रांड का कुछ, और प्राइस जो अभी टूथपेस्ट का, मैं छोटा सा, अगर मैं 100 ग्राम की भी बात करूं, तो वो अगर वो 500 रुपए का रख दे मार्केट में, तो उसको कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ब्रांड अभी नया है, प्राइस ज्यादा रख दिया, तो यानी कि कंज्यूमर नहीं लेगा, वो मार्केट में नहीं चल पाएगा। और हमें क्या है, हमें वो एक एसेंशियल आइटम है, तो हमें इस हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है कि एक गरीब बंदा भी उसको खरीद ले। जब एक गरीब बंदा खरीद लेगा, दैट मीन्स आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट आया है वो धीरे धीरे करके लेवल अप हो जाएगा, एंड वो आगे तक कंटिन्यू करेगा। प्राइसिंग के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला आता है मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, कंपटीशन सरवाइव कर पाता है, कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट कर पाता है, और एक ब्रांड इमेज भी बनती है। देखो, प्राइस ही सब कुछ करता है। अगर प्राइस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो सेल ज्यादा, सेल ज्यादा तो कंपटीशन में सरवाइव कर लेगा, सरवाइव कर लेगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा तो ब्रांड इमेज भी बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग प्राइसिंग, जिसमें आता है सीओपी, कंपटीशन, कस्टमर डिमांड, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी प्राइस कब इफेक्ट करता है, सबसे पहला तो यही है कि जितनी उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है वो भी डिपेंड करता है। कंपटीशन, हाँ जी, मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है तो हम भी लगभग वही प्राइस रख देते हैं। मैंने अभी 500 रुपए का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है ताकि आप जो है रिलेट कर पाओ कि हाँ भाई, 500 रुपए का जो 100 ग्राम का जो आता है टूथपेस्ट, वो कोई नहीं खरीदेगा, चाहे कितना बड़ा ही ब्रांड क्यों ना हो। वो सोचेंगे इससे बढ़िया हम कोई दूसरा ही कोलगेट या कोई और ब्रांड का यूज कर लेते हैं। तो प्राइस भी डिपेंड करता है, कस्टमर की डिमांड भी डिपेंड करती है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है और हमने उसके जैसा बनाया नहीं बनाया। ये सारे पॉइंट्स होता है। ब्रांडिंग में आता है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग यूनिक नेम। आप जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो आपको एक यूनिक नेम देना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक नेम दे देते हो, एक सिंबल देते हो, कोई डिजाइन देते हो, कोई आइडेंटिटी देते हो, तो वो काफी अच्छा चलता है। जैसे कि मैं एक लक्स साबुन का आपको एग्जांपल देती हूँ। अब हम क्या है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लक्स साबुन की एड आ रही है और उसको लाइक करीना कपूर है या फिर कोई भी एक्टर है उसको प्रमोट कर रही है, तो वो उसकी ऑलरेडी एक गुडविल बन रखी है, एक फेस वैल्यू बन रखी है, सो दैट अगर वो कोई भी प्रोडक्ट जो है ब्रांड का जैसे लक्स है या फिर कोई भी है, तो उसकी अगर ऐड करती है तो हम फटाफट से उसको लेके अवेयर हो जाते हैं और हम वो प्रोडक्ट ले भी रहे हैं कई टाइम से। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या इंग्रेडिएंट सही है नहीं है, आपने भी यूज करा होगा, मैंने भी करा है, बट इट्स टोटली डिपेंड कि हाँ भाई कौन उसकी ऐड दे रहा है, हम उसको लेके अवेयर है, तो हाँ भाई ठीक है, मार्केट में आ रहा है तो हमने ले लिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स दिए गए, जैसे ब्रांड नेम में सबसे पहले पेप्सी का दिया हुआ है। ठीक है, स्पोकन पार्ट जैसे पेप्सी हो गया, और ये सारे हैं। ब्रांड मार्क है, जैसे कि यहाँ पर पेप्सी का बताया है, नाइकी का बताया है। ट्रेडमार्क में बताया है लीगली प्रोटेक्टेड। ब्रांड की जो आइडेंटिटी होती है वो टीएम से होती है। जैसे लेस है, लेस का पैकेट आपने देखा होगा, जहाँ पे लेस लिखा होता है उसके बगल में छोटा सा एक सर्कल होता है जिसके अंदर टीएम लिखा होता है। टीएम मीन्स दैट ट्रेडमार्क है उसके पास। अगर कोई लेस से रिलेटेड जो कोई नया नया पर्सन आके मार्केट में लेस का ब्रांडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास टीएम है, ट्रेडमार्क है। ब्रांडिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड होती है।
क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो बताता है, एक इमेज दिखाता है। प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें हेल्प होती है। प्रीमियम प्राइसिंग अलाउ करता है, रिपीट परचेज की फैसिलिटी होती है। अब इसमें आता है ब्रांड्स की, अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चर ब्रांड कौन सा है, जैसे सैमसंग है, ये क्या करता है, क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर के द्वारा क्रिएटेड है। प्राइवेट ब्रांड्स में आता है लाइक बिग बाजार हो गया, ठीक है, फ्रेश एंड प्योर, ये सारे तरह के ये जो क्रिएटेड बाय रिटेलर है, रिटेलर के द्वारा चलाए गए हैं। जेनेरिक ब्रांड्स में आता है जैसे प्लेन ग्रोसरी आइटम, जैसे उनका कोई ब्रांड नहीं होता और वो कम प्राइसिंग में बेचते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब इसमें क्या होता है, फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर कंसीडरिंग कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव। यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन, हम प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, फाइनल सेलिंग प्राइस हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा। हमने रातों रात सोचा कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस मन में आ गया 2,000 रुपए का होना चाहिए, तो ऐसे प्राइसिंग डिसाइड नहीं होती है। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि ऐसे प्राइस डिसाइड नहीं होता, बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, डिसाइडिंग वेदर द गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट एंट्री और सर्वाइवल, कि हमें प्रॉफिट कमाना है या मार्केट में घुसना है या फिर सर्वाइव करना है, ये पहले डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद डिमांड को एस्टिमेट करना पड़ता है, कौन सा कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को जो है पे कर सकता है, व्हाट प्राइस लेवल। फिर एस्टिमेट की जाती है कॉस्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट टू एंश्योर प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी आई है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है। फिक्स कॉस्ट जो होती है जो चेंज नहीं होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग वगैरह, अगर आप एक बार पैसा लगाते हो तो वो जल्दी से नहीं बदल सकते। वेरिएबल कॉस्ट में लेबर हो गया और आपका जो भी आपके रेंट वगैरह ये सब होते हैं, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जिसको आप बदल सकते हो। लेबर भी आप चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल भी बदल सकते हो, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। वो एस्टिमेट करता है। एनालाइज कॉम्पिटिटर प्राइस, आपका कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है वो भी देखते हैं। प्राइसिंग मेथड सिलेक्ट करना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होगा, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होगा या वैल्यू बेस्ड होगा। फिर फाइनलाइज होता है प्राइस, उसके बाद मॉनिटर और रजिस्टर किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा, ये इसका फॉर्मूला वगैरह है। जैसे एक कंपनी ने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई है उसकी वो आई है 500 रुपए पर यूनिट। इफ वांट्स अ 20% प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 500 रुपए तो है ही है टोटल प्रोडक्शन का प्राइस, उसमें ऐड किया है यहाँ पे 20% प्रॉफिट मार्जिन, यानी 20% वो मार्जिन भी रखेगा, तो 500 का 20% 600 होता है, तो 600 रुपीज जो है वो प्राइस सेट हो गया। तो इस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है एनपीडी। एनपीडी क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर नीड, मार्केट डिमांड और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये ना काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको समझने के लिए ना हमारे को एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा तो ही हमें समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो नाम से तो समझ आ रहा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आप न्यू प्रोडक्ट में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी कि अगर हम अपना कुछ प्रोडक्ट पहले से बेच रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज लेकर आना, उसको पहले से बेहतर बनाना, ताकि जो कस्टमर की जरूरत है वो पूरी हो जाए, ठीक है। बट कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम शैम्पू का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हम किसी सोप का एग्जाम्पल ले ले, उसमें चेंज कुछ भी नहीं हो रहा, डे बाय डे क्वालिटी ही गिर रही है, ठीक है। बट कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ कंपनीज हैं जो उस पर काम कर रही हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ लक्स का, लक्स का भी ले सकते हो, या फिर शैम्पू में सनसिल्क हो गया, ठीक है। सनसिल्क काफी लोग यूज कर रहे हैं, बट वो एक ढंग का शैम्पू नहीं है, बट हम उसको यूज कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। बट
कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब वो चीज बिक रही है, मार्केट में धड़ाधड़ बिक रही है, तो उनको नीड नहीं पड़ रही कि कुछ चेंज किया जाए या फिर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी आई जाए, ठीक है। तो यानी कि वो बिक, तो एनपीडी के अंदर जो है सबसे पहला जो हमारे स्टेप्स आते हैं वो आते हैं आइडिया जनरेशन का। यानी कि सबसे पहले आइडिया कैसे जनरेट होता है हमारे माइंड के अंदर। तो द प्रोसेस स्टार्ट विद कलेक्टिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमें अलग अलग वेरियस सोर्सेज से कुछ आइडिया जनरेट होते हैं। द प्रोसेस स्टार्ट विद कलेक्टिंग द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब से जो है हमें कुछ आइडिया जनरेट होते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था न्यू प्रोडक्ट का और मैंने सनसिल्क का एग्जांपल कंप्लीट किया था। तो वही है कि जैसे कस्टमर है, कोई एम्प्लॉय है, कोई कॉम्पिटिटर है, तो इन सब से भी हमारे कुछ आइडियाज जो है वो जनरेट होते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ चेंज करना है या फिर उसको वैसे ही चलने देना है। ये सब गोल क्या है, टू जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट आता है आइडिया स्क्रीनिंग। ऑल कलेक्टेड आइडियाज आर इवेल्युएटेड एंड अनरियलिस्टिक और अनप्रॉफिटेबल आइडियाज आर एलिमिनेटेड। यानी कि द बेस्ट एंड मोस्ट फेसिबल आइडिया आर सिलेक्टेड फॉर फर्दर स्टडीज। मतलब आइडिया को हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्कैन करते हैं, नए नए आइडियाज को हम इकट्ठा करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, छांटते हैं और उसमें से पता लगाते हैं कि कौन सा अनप्रॉफिटेबल आइडिया है और कौन सा अनरियलिस्टिक है। थर्ड आता है concept development and testing. The selected idea is developed into a detailed product concept. A small group of potential customer is asked for feedback to the test is appeal. Testing new flavor concept for soft drink amongst target customer. यानी कि कुछ सर्वेज वगैरह होते हैं, छोटे मोटे सर्वे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो जैसे कि एग्जिस्टिंग वाला प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एक पिज्जा का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जब डोमिनोज में पिज्जा आ रहा था तो बहुत लिमिटेड वैरायटी थी, जैसे अनियन, कोन, टमाटो, ये सब तरह के आ रहे थे। लेकिन कुछ टाइम पहले उन लोगों ने पिज्जा बर्गर को लॉन्च किया, ठीक है। और एक पिज्जा के अंदर जो बिग साइज वाला होता है उसमें 7 अलग अलग फ्लेवर्स हो गए। यानी अनियन भी है उसके स्लाइस के अंदर, टमाटो भी है, कॉर्न भी है, मिक्स भी है, सब कुछ मिक्स है। तो ये जो नया नया उन्होंने अब पिज्जा को जो है अपग्रेड किया टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो कस्टमर को, कंज्यूमर को बुलाया और उनको टेस्ट कराया। यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है बट मैंने आपको अलग एग्जाम्पल दिया है क्योंकि पिज्जा का अभी चल रहा था। इन्होंने बताया कि अगर मान लो कोई सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कोई नया फ्लेवर आता है तो 4-5 कस्टमर या फिर 10 to 20 कंज्यूमर को बुला के उसके फ्लेवर को टेस्ट कराया जाए और एक जेन्युइन फीडबैक लेकर भी हम उस प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं अगर अच्छा फीडबैक है तो। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। बिजनेस एनालिसिस में क्या होता है, बिजनेस को एनालाइज किया जाता है कि कंपनी एलिमिनेट करती है, उसकी कॉस्ट क्या है, सेल पोटेंशियल कितना है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, जिससे कि हमें ये मदद मिलती है कि फाइनली वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टिकेगा या नहीं। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है। द आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल। यानी कि डेवलपिंग अ न्यू मॉडल ऑफ स्मार्टफोन फॉर टेस्टिंग बिफोर लॉन्च। यानी कि नया प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट के अंदर कोई मोबाइल आता है, स्मार्टफोन आता है, तो उसको लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया जाता है। फिर आता है टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि हेल्प आइडेंटिफाई एनी नीडेड चेंजेस बिफोर फुल स्केल प्रोडक्शन। यानी कि अगर जरूरत पड़े तो उसमें चेंज कर दो, बजाय कि वो फुल लेवल पे प्रोडक्शन हो जाए उसका उससे पहले ही। यानी कि न्यू स्नैक्स लॉन्च इन वन सिटी टू चेक कस्टमर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है कमर्शियलाइजेशन, प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसमें फाइनल होता है और एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हो जाता है। बाकी फीचर से ही आपके सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है सर्विसेज का। सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, कैनॉट बी सीन। सर्विस को आप ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना स्टोर कर सकते हो, सिर्फ आप उसकी वैल्यू को समझ सकते हो, कस्टमर उससे कितना सेटिस्फाई हो चुका है या हो रहा है। जैसे बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है,
एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इंश्योरेंस। इसमें मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, इसमें लिखा नहीं है बट मैं वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन कहीं घूमने जा रहा है, तो वो उस घूमने की जगह को ये नहीं बता सकता कि हाँ भाई वो चीज़ जो है मैंने टच करके देखी थी या मेरे को दिखाई दे रही है। वो सिर्फ उस सर्विस को फील कर पा रहा है और उसके बारे में एक्सपीरियंस बता सकता है कि वो जो सर्विस मुझे टूरिज्म कंपनी के द्वारा मिली थी वो कैसी थी। इंश्योरेंस है, कंपनी कम्युनिकेशन में इंटरनेट, मोबाइल ये सब आता है। इसके फीचर्स हैं, इंटेंजिबिलिटी है, ना तो आप इसे देख सकते, ना छू सकते, ना टेस्ट कर सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हो। यू कांट टेस्ट अ हेयर कट बिफोर गेटिंग वन। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट जो आता है इनसेपरेबिलिटी, जिसमें आता है डॉक्टर प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट रिसीव इट एट द सेम टाइम। यानी जो सर्विस है वो प्रोड्यूस हुई है और कंज्यूम भी हुई है। वेरिएबिलिटी में आता है द सेम रेस्टोरेंट में ऑफर डिफरेंट सर्विस एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट डेज। द क्वालिटी ऑफ सर्विस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। वेरिएबिलिटी मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ ओनरशिप। कस्टमर डू नॉट ओन अ सर्विसेज दैट ओनली enjoy the benefit on a certain time. For example, when you buy a movie ticket, you pay for the experience, not for the ownership. आप वहाँ के मालिक नहीं बन जाते, आप बस उसके एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पैसा पे कर रहे हो, तो इसमें ओनरशिप की कमी रहती है। सर्विसेज के कुछ एग्जांपल टाइप्स हैं। एक होता है कंज्यूमर सर्विस। कंज्यूमर सर्विसेज में आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, ब्यूटी सैलून, एंटरटेनमेंट, ये सब आता है जो कि प्रोवाइडेड होता है डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। बिजनेस सर्विसेज में आता है लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोरियर, कंसल्टेंसी, ये सब है। बड़े बड़े बिजनेस खोल रखे हैं और वो अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं। पब्लिक में आता है गवर्नमेंट, जैसे कि पुलिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विस, ये सब आता है। अब आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मार्केटिंग पोजिशनिंग। मार्केटिंग पोजिशनिंग refers to the process of creating a unique image or identity of a product in the mind of the target customer। यानी मार्केटिंग पोजिशनिंग जो होता है एक तरीके का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनिक इमेज क्रिएट करते हैं या फिर एक प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो टारगेट कस्टमर के माइंड में सेट करते हैं। ठीक है, तो नहीं समझ आया तो आप स्टेप समझो, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या होता है स्टेप मार्केटिंग पोजीशनिंग। सबसे पहला आइडेंटिफाई करना टारगेट कस्टमर, यानी जो मार्केटर है, जो मार्केटिंग करी जा रही है उसमें हम अपने टारगेट कस्टमर को पकड़ते हैं। कौन पकड़ता है? जो हमारा मार्केटर होता है, जो मार्केटिंग कर रहा होता है, वो अंडरस्टैंड करता है हु द प्रोडक्ट इज मेड फॉर एंड व्हाट दे नीड आर। किसके लिए ये जो प्रोडक्ट है और किसकी ज़रूरत के हिसाब से है, ये हमें पहचानना पड़ता है अपने टारगेट कस्टमर को। सेकंड आता है एनालाइज कॉम्पिटिटर, कि उसका कॉम्पिटिटर कौन-कौन है। स्टडी कॉम्पिटिटर ऑफरिंग टू फाइंड अ गैप और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यानी कि सबसे पहले उसका कॉम्पिटिटर निकालते हैं, स्टडी करते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, हम उससे बेस्ट क्या दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसमें आता है कि हाइलाइट किए जाते हैं की बेनिफिट्स, फीचर्स बताए जाते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बाकियों से अलग कैसे हैं। पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी के कुछ डिज़ाइन हैं। डिसाइन डिसाइड हाउ द कम्युनिकेट द प्रोडक्ट वैल्यू थ्रू ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के थ्रू, प्राइसिंग के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू, प्रमोशन के द्वारा हम डिसाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि हमने कम्युनिकेट करना है प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, लॉन्च द पोजिशनिंग इन द मार्केट एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर कस्टमर परसेप्शन टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। यानी कि हम ये भी देखते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से वो चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। पोजीशनिंग की कुछ स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला आता है वोल्वो। वोल्वो बोले तो सेफ्टी, जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट पोजीशनिंग में आता है हाईलाइट स्पेसिफिक फीचर, हम उसके एक स्पेसिफिक फीचर को हाईलाइट करते हैं। सेकंड आता है बेनिफिट पोजीशनिंग, जिसमें आता है मैगी। मैगी में आता है क्विक एंड ईजी मील है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो ये इसका बेनिफिट है, फायदा है। क्वालिटी की बात करें तो जैसे रॉलेक्स है, वो प्रीमियम लग्जरी वॉच है, रेडमी है, अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, तो वो उसकी एक अपनी क्वालिटी है, यानी कि उसकी प्राइस पोजीशनिंग है कि उस प्राइस में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है यूज और एप्लीकेशन पोजिशनिंग। इसमें आता है डेटॉल है, जैसे अब डेटॉल जो होता है वो हाइजीन के लिए यूज होता है, जैसे कि जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनको जो जो भी क्लोथ्स पहनाए जाते हैं वो डेटॉल में वॉश होके पहनाए जाते हैं। ठीक है, या फिर हम भी यूज कर लेते हैं।
नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजीशनिंग में, जैसे पेप्सी है तो उसका अल्टरनेटिव कौन है, कोको कोला, पेप्सी नहीं मिलेगी तो कोको कोला पी लेंगे। तो मार्केटिंग पोजीशनिंग के कुछ फायदे हैं, इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला ये क्लियर आइडेंटिटी इन कस्टमर माइंड, कस्टमर के जो कंज्यूमर जो होता है सामान खरीदने वाला, उसके माइंड में क्लियर आइडेंटिटी सेट करता है, क्रिएट करता है। मार्केटिंग पोजीशनिंग उसको मदद करता है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से वो प्रोडक्ट कैसे अलग है। नेक्स्ट आता है ब्रांड लॉयल्टी, सपोर्ट करता है, रिपीट परचेज होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है, यूनिक होता है तो हम बार बार खरीदते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को गाइड करता है, मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। एप्पल का आईफोन है जैसे कि पोजीशन एज अ प्रीमियम इनोवेटिव स्मार्टफोन फॉर टीच सेवी कस्टमर। टाटा नैनो में आता है पोजीशनिंग एज अ अफोर्डेबल कार फॉर मिडिल क्लास फैमिली, जो कि छोटी मोटी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनके लिए अफोर्डेबल टाटा नैनो नैनो निकाली गई थी, ताकि उन लोगों को जो है फायदा मिले। तो ये क्या है, हम अपने टारगेट कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं कि जो भाई इतना नहीं खरीद सकते तो उनके लिए ये गाड़ी निकाल दो, वो खरीद पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है कई तरीके से होता है, जैसे कि कुछ कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार खरीदते रहते हैं, और मिनिमल एफर्ट्स के साथ, जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, मिल्क है, ये हमारे को चाहिए होते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। शॉपिंग प्रोडक्ट में आता है जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ये सब होता है, जिसमें कंपेयर करी जाती है क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले हम कंपेरिजन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है, थर्ड वाला अब आता है स्पेशलिटी, यानी यूनिक है वो प्रोडक्ट, कैसे अलग है, उसकी हाई वैल्यू है, कैसी है, ब्रांड प्रेफर, जैसे रोलेक्स वॉच है, लग्जरी गाड़ियां हैं, आईफोन है, ये सब। उसके बाद आता है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में आता है जैसे कि डू नॉट थिंक ऑफ बाइंग रेगुलरली, जो हम बाइंग नहीं करते, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, कोई सर्विसेज है, तो वो सब आता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आता है जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कॉटन, आयरन, ये सब। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी गुड्स होते हैं, जैसे कि आपकी फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब, जैसे इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग यूज फॉर प्रोडक्शन, ये सब जब इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, जिसमें मशीनरी का इस्तेमाल होता है। थर्ड आता है सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, जो डे टू डे हम, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब आता है। कंपोनेंट्स पार्ट्स में आता है जैसे टायर फॉर कार, माइक्रोचिप फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। ड्यूरेबल आपको पता ही है, लॉन्ग लास्टिंग आइटम होती है जैसे फर्नीचर, वेहिकल, ये सब। नॉन ड्यूरेबल जो कि खाने का सामान है, साबुन, बेवरेजेस, जो कि हम कंज्यूम करते हैं क्विकली एंड यूज वंस, एक बार यूज करते हैं, जैसे खाना एक बार खा लिया खत्म हो गया। सर्विसेज में आता है बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, असिस्टेंट प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो गए, अंडरस्टैंड करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, पकड़ता है, प्रेफरेंसेस दिखाता है, एंड प्रोडक्ट लाइन को सपोर्ट करता है। ये सब एग्जांपल आप वो दे सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनपीडी। शायद एनपीडी मैंने आपको करा दिया है, एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं। एनपीडी, हाँ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैंने आपको करवा दिया है, वही मैं सोचूं रिपीटेड लग रहा है मुझे, हो जाता है जो बना रहे होते हैं ना। हाँ, ये करा चुकी हूँ, 12th क्वेश्चन काट दो, ठीक है, ये हो चुका है ऑलरेडी। तो टोटल 11 क्वेश्चंस थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, और सारे मैंने करवा दिए। उसके बाद 13 क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट का है, जो कि हम मोस्टली कर चुके हैं, जो नहीं किया होगा वो समझा देती हूँ मैं। देखो जिसमें से क्या क्या कर चुके हैं, और ये 13 क्वेश्चन सिर्फ उनको करना है जो कि 90 टू 95% लाना चाहते हैं, वो कर लें, बाकी छोड़ देना। जैसे कि इसमें से ब्रांडिंग हो चुका है, ठीक है, रूरल मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और ये पोजीशनिंग भी हो चुका है, रिटेलिंग भी हो चुका है। देख लेते हैं बाकी जो जो रह गए, 2-3 तो हो चुके हैं, 1-2 रह गए। ब्रांडिंग जैसे हो चुका है, ठीक है, ब्रांडिंग हटा दो, ठीक है, ब्रांडिंग हो चुका है। रूरल मार्केटिंग समझ लेते हैं एक बारी। रूरल मार्केटिंग में आता है मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली टू रूरल कंज्यूमर, जो हमारे गांव के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए बनाई गई है ये, उसी को रूरल मार्केटिंग कहते हैं। फीचर्स में आता है जो कि फोकस करता है अफोर्डेबिलिटी पे, एक्सेसिबिलिटी पे, और अवेयरनेस पे। जैसे कि चैलेंजेस क्या है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी गाँव में आपको पता है कैसा होता है, ठीक है? और लिमिटेड मीडिया रीच होती है, ठीक है? ये सब रहता है इसके अंदर। एंड इसके एग्ज़ाम्पल हैं अमूल डेयरी प्रोडक्ट, पतंजलि के प्रोडक्ट, ये सब होते हैं। इम्पोर्टेंस में आता है इसके लार्ज अनटेप्ड मार्केट है, ग्रोइंग रूरल परचेजिंग पावर, धीरे-धीरे हो रही हैं चीज़ें, बढ़ रही हैं, बस उस लेवल पे नहीं है जितना शहर में मिलते हैं चीज़ें, फ़ायदे होते हैं या चीज़ें मिलती हैं, उस हिसाब से गाँव में नहीं मिलती हैं। ई-टेलिंग में आता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, जिसमें आता है सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन विया द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद के द्वारा गुड्स या सर्विसेज़ मिलती हैं, जैसे कि गुड्स का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से आप सामान मँगाते हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इंटरनेट की मदद के द्वारा आपने सामान मँगाया। और सर्विस में क्या आता है? सर्विस में जैसे कि मान लो आपने अर्बन क्लैब से कोई सैलून की सर्विस लेनी है, या फिर अपने घर को पेंट कराना है, अर्बन क्लैब से 2 पेंटर बुलवा लिए, प्लम्बर बुलवा लिए, ये सर्विसेज़ है, ठीक है? तो ये ई-टेलिंग का पार्ट है। इसका फीचर कैसा है, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, डोर स्टेप डिलीवरी होती है, घर आके आपकी डिलीवरी मिलती है, डिजिटल आप पेमेंट कर सकते हो। फ़ायदे हैं कि कन्वीनियंस है, वाइड रीच है, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर रीसेलर्स है, एंड बुराई क्या है कि हम टेक्नोलॉजी पे पूरा डिपेंड हो चुके हैं, और डिलीवरी डिले हो गई तो हमारा नुकसान है। और पर्सनल टच भी लिमिटेड रहता है इसके अंदर, ठीक है? पोजीशनिंग करवा दिया। ब्रेक इवन एनालिसिस एक बार समझ लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो पॉइंट होता है ये जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है, जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग पर प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये इसका फॉर्मूला आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है? एंड इसका पर्पस क्या है, हेल्प इन प्राइसिंग, कॉस्ट कंट्रोल करना, डिसीजन मेक करना। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, कंपनी नोज हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू कवर कॉस्ट, कि कितने यूनिट्स उसको बेचनी है ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए, ठीक है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में करवा चुकी हूँ, ठीक है? सेलिंग थ्योरी भी हो चुका है। बस इसके अंदर एक चीज समझ लो, हाउ सेल्स अकर एंड हाउ द परस्यूड कस्टमर टू अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि फिर वही चीज आ जाती है, प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट, कस्टमर, क्लोजिंग द सेल, ये सब चीजें सेलिंग थ्योरी में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, कार सेल्स पर्सन डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रेटिंग अ वेहिकल फीचर टू कन्विंस द बायर, यानी कि जो कार जो है जिसको सेल करनी है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देगा, कन्विंस करेगा बायर को ताकि वो खरीद ले। तो सेलिंग में तो होता ही यही है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो उसके उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स और कस्टमर के बारे में जो वो लेना चाहता है उसके हिसाब से उससे बात करना, क्या सेल प्राइस है, ये सब बताते हैं। वही हमारा सेलिंग थ्योरी होती है। प्रोडक्ट के बारे में तो ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुकी हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद क्या रह गया आपका, प्रोडक्ट हो गया, रूरल मार्केटिंग भी करा दिया मैंने, एंड मार्केट टारगेटिंग भी फिर से मुझे रिपीटेड लग रहा है, एंड ये कुछ क्वेश्चन है रिपीटेड है, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन भी मैंने कराया था, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मार्केट टारगेटिंग, आई थिंक ये रिपीटेड है, वेट मैं चेक कर लेती हूँ। देखो ये टारगेटिंग वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो मतलब मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा चुकी हूँ, जो स्किप करे हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है? सेम है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, अभी अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।